हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम करने वाले हैं आदिकालीन साहित्य। इससे पहले हम साहित्य के 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्लास में आपको पूरा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पढ़ना है, जिसमें आप इसके कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। उसके बाद आप कुछ कथन देखेंगे और कुछ मुख्य नोट्स होंगे, इसकी विशेषताएं, कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरा आदिकालीन जो अपभ्रंश साहित्य है वो आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। क्या होता है अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश क्या है, ठीक है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ। प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी उसी को अपभ्रंश नाम दिया गया है और हिंदी साहित्य का आविर्भाव इसी से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जैसे पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस कथन है। मैक्सिमम टाइम ये परीक्षा में आपका पूछा जा चुका है। आगे देखिए, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कवि आते हैं उनमें नाम आता है स्वयंभू का, ठीक है। स्वयंभू का नाम आता है और स्वयंभू का समय जो है वो 783 ईस्वी है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार ये कर्नाटक के निवासी थे और डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें कौशलवासी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना जाता है। इनके कुछ उपनाम हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो उनमें आते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि इन्हें कहा गया, अपभ्रंश का प्रथम कवि इन्हें कहा गया है और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी इन्हें कहा गया है, ठीक है। इनके कुछ रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं को देखिएगा। भी डिटेल हम इनको थोड़ा देखेंगे। इनके कुछ जो मेन पॉइंट थे वो भी यहाँ पर नोट डाउन किए गए हैं। देखिए, पहली रचना थी इनकी पौमचर्यो, ठीक है। पौमचर्यो जो इनकी रचना है इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और यह 5 खंडों में विभक्त है। कथा के अंत में राम को निवारण प्राप्त कराया गया। राम को जैन के रूप में दिखाया गया है। राम को किसके रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर जो राम थे वो जैन थे, जैन के रूप में दर्शाया गया है पौमचर्यो में, जो कि स्वयंभू जी की रचना है। इसमें भगवान राम को जैन दिखाया गया है कि वो जैनी थे, ठीक है। और इस ग्रंथ का रामचरितमानस पर प्रभाव देखने को मिलता है। यह स्वयंभू का एक अधूरा ग्रंथ था। स्वयंभू का पौमचर्यो अधूरा ग्रंथ था। इनके पुत्र थे स्वयंभू जी के, त्रिभुवन नाम था उनका, और इन्होंने ही, त्रिभुवन ने, इस ग्रंथ को पूर्ण किया है। अगले जो इनकी रचना है ऋठनेमि चर्यु। ऋठनेमि चर्यु में जो वर्णन किया गया है ये है ग्रंथ महाभारत पर आधारित ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत का इसमें वर्णन है, उसी पर आधारित एक तरीके से ये ग्रंथ है। और इसमें जो वर्णन किया गया वो कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। कृष्ण के चरित्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसे जैनियों का हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें ध्यान में रखेंगे। अगली रचना है स्वयंभू जी की स्वयंभू छंद। 3 रचनाएं हैं इनकी, पौमचर्यो, ऋठनेमि चर्यु और स्वयंभू छंद। प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों का वर्णन इस रचना के अंतर्गत किया गया है। तो स्वयंभू छंद में इन्होंने क्या किया है, प्राकृत और अपभ्रंश दोनों के मिलाकर 60 कवियों का वर्णन किया है। और तीनों ही रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वयंभू जी की। इनके उपनाम बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके विषय में जो भी बताया गया है कि ये किस जगह के निवासी थे, डॉक्टर देवेंद्र ने क्या बोला, नगेंद्र ने क्या बोला है, ठीक है। इनका समय 783, वो सब चीज़ें याद रखने की योग्य हैं, ठीक है। इन्हें याद रखा जाएगा। आगे पुष्पदंत जी आते हैं। पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं और इनका जो समय है
ये 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। 10वीं शताब्दी इनका समय माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ध्यान रखेंगे इसको, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके समय को बताया है कि ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। और हाँ बेटा, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं पहले लिख लेती हूँ जिससे कि मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो सके, ठीक है। और जैसे आपका DEET+B PGT का एग्ज़ाम आ रहा है, जिन बच्चे ने अभी तैयारी करनी शुरू की है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना साहित्य कवर करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगी। इस तरीके से आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा पूरा नोट्स, और जिसमें एक शब्द तक भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है आपके लिए, आप इसको ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को भेजिए जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, ठीक है, और फिर भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यही PDF मैं आपको वहाँ अवेलेबल करा दूँगी, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसको निकलवा सकते हैं, अपने नोट्स के थ्रू एक फ़ाइल बना सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपकी उससे डबल फ़ायदा भी हो जाएगा, आप पढ़ ही लेंगे कम समय में, सारी चीज़ें समझ लेंगे क्लास को जैसे ही देखेंगे, और फिर नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास को अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। पुष्पदंत जी का जो समय है वो 10वीं शताब्दी किसने बताया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। और शुरुआत में पुष्पदंत जी क्या थे? शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध करने पर ये जैन हो गए। इनका उपनाम था, और काफ़ी अच्छे उपनाम इनके थे, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपभ्रंश का दूसरा कवि इन्हें कहा गया, अपभ्रंश के ये भवभूति कहलाए। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन कहलाया? वो कहलाए हैं स्वयंभू जी। और अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। अभिमान मेरु, इन्होंने ये उपाधि अपने आप को स्वयं दी थी, ठीक है। अपने को इन्होंने क्या कहा था? अभिमान मेरु कहा था, ठीक है। तो ये इनके हैं उपनाम, ध्यान में रखेंगे इनको। अब इनकी आती हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। जैसे पहली रचना का नाम है महापुराण। महापुराण में राम कृष्ण का चरित्र वर्णन है, राम और कृष्ण का चरित्र वर्णन यहाँ किया गया है, और इसमें 63 महापुरुषों की घटनाओं को वर्णित किया गया है, ठीक है। उनके जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है 63 महापुराण, और इसीलिए इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको आप नोट कर सकते हैं, 63 महापुराण के नाम से, ठीक है। महापुराण तो बोलते ही हैं, महापुराण तो इनकी रचना का नाम है, लेकिन इसको कुछ लोग 63 महापुराण भी बोलते हैं। इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। इसमें किसको स्थान दिया गया है? राम कथा को इसमें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट इनकी रचना है नय कुमार चरऊ। इसका नाम है नय कुमार चरऊ, और इसमें जैन धर्म के 5 व्रतों का, पंचव्रतों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया है? जैन धर्म के पंचव्रतों का उल्लेख किया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ आपको दर्शाई हुई हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट रचना है इनकी जसहर चर्यू। जसहर चर्यू में हिंसा के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है, और यह चौपाई में रचा गया है, चौपाई में, ठीक है। चौपाई एक छंद होता था जिसमें 15 मात्राएं होती थी, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी कितनी मात्राएं होती थी? इसमें 15 मात्राएं होती थी, इसे ध्यान में रखेंगे। और अब क्या मतलब जो छंद चलता है, जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वहाँ पर चौपाई नहीं चौपाई छंद पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो रचना है आदि पुराण है, और एक और इनकी रचना है उत्तर पुराण, ठीक है। ये चौपाई छंद में है, जसहर चर्यू और आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये चौपाई छंद में है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती हैं, ये यहाँ मेंशन किया गया है, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। चौपाई क्यों लिखा है, चौपाई क्यों नहीं लिखा, ठीक है। चौपाई छंद के अंतर्गत कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। पुष्पदंत जी ने जो साहित्य की रचना की है वो किस भाव से की है? विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। नेक्स्ट पॉइंट, शिव सिंह सेंगर के अनुसार जो पुष्पदंत जी है, यानी शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत जी को क्या कहा है? भाखा की
जड़, ये इन्होंने इनको एक तरीके से उपनाम दिया है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे शिव सिंह सेंगर जी ने। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। यहाँ तक की बात होती है और अभी अपभ्रंश साहित्य के हम पूरे 2 कवि यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, पहले दोनों कवि, ठीक है। फिर आता है हमारा 3rd नंबर पर धनपाल। धनपाल में ये जो कवि हैं ये भी 10वीं सदी के कवि हैं और अपभ्रंश साहित्य के ये तीसरे कवि हैं, तीसरे और महत्वपूर्ण कवि हैं धनपाल जी। इनकी एक रचना है भविष्यत कहा, एक ही रचना है इनकी जिसका नाम है भविष्यत कहा। अब भविष्यत कहा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें यहाँ पर देखेंगे। इसमें वणिक पुत्र भविष्यदंत की कथा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ चरित्र काव्य की एक नई कड़ी है जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है, तो धनपाल को एक उपाधि यहाँ पर मिली है, सरस्वती की उपाधि। नंबर 4 पर आता है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो कवि हैं ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। अब्दुल रहमान जी 12वीं शताब्दी के कवि हैं और इनका जो निवास स्थान है मुल्तान है। इनका निवास स्थान मुल्तान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्दुल रहमान को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? संदेश रासक। एक ही रचना है इनकी जिसका नाम है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की रचना का नाम संदेश रासक, ठीक है। यह एक खंड काव्य है और एक विरह काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह कथा का वर्णन है। आपको स्पीड हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा लगे तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन सारे ही पॉइंट यहाँ पर बेहद इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य की परंपरा में वियोग से संबंधित प्रथम विरह काव्य माना जाता है। संदेश रासक को हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, साहित्य की जो परंपरा है, उसमें वियोग से संबंधित प्रथम विरह काव्य माना जाता है। बच्चन सिंह ने इसे मेघदूत के समान बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चन सिंह ने संदेश रासक को किसके समान बताया है? मेघदूत के समान बताया है। इसमें विरह का पहला वर्णन आषाढ़ माह से किया गया है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि थे और जिन्होंने 12 मासा का प्रयोग किया है। ये पहले मुस्लिम कवि थे, प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने 12 मासा का वर्णन किया है। और इन्होंने 12 मासा का वर्णन किस माह से प्रारंभ किया है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अब्दुल रहमान ने संदेश रासक के अंतर्गत किस माह से 12 मासा का जो वियोग वर्णन है वो किया है, तो उसमें विरह वर्णन इन्होंने जो किया आषाढ़ माह से। तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर क्या होगा? आषाढ़ माह, ठीक है। आषाढ़ माह को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं मुनीराम सिंह। नंबर 5 पर मुनीराम सिंह आते हैं। मुनीराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना का नाम पाहुड़ दोहा है। मुनीराम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा एक ही रचना है इनकी, और इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा आत्मज्ञान और अनुभूति को महत्व दिया गया है। इसमें क्या किया गया है? आत्मज्ञान और अनुभूति को महत्व दिया गया है। जो इंदु या फिर योगिंदु ये 6ठी शताब्दी के कवि हैं। जो इंदु या इनको योगिंदु के नाम से भी जाना जाता है। ये किस शताब्दी के हैं? 6ठी शताब्दी के कवि हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं। पहली का नाम है परमात्म प्रकाश और दूसरी का नाम है योगसार। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु के द्वारा माना जाता है। अपभ्रंश काव्य में अगर दोहा काव्य की अपभ्रंश में अगर दोहा काव्य का आरंभ जाने कब से होता है, तो ये 6ठी शताब्दी के कवि थे जो इंदु जी, इन्होंने ही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आता है हेमचंद्र। हेमचंद ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। हेमचंद जी 12वीं शताब्दी के कवि हैं और गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज के यहाँ उनके भतीजे कुमार पाल के यहाँ इनका बड़ा मान था हेमचंद्र जी का, ठीक है। और इनका एक उपनाम है प्राकृत का पाणिनि, इन्हें कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए प्राकृत के पाणिनि कौन है, कई बार क्वेश्चन आया भी है परीक्षा के अंतर्गत, तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र जी को कहा जाता है। इनका समय भी पूछा जाता है, ये 12वीं शताब्दी होगा। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तो वे सारी यहाँ मेंशन की गई हैं।
प्राकृत व्याकरण, शब्दानुशासन, काव्य अनुशासन, कुमारपाल चरित और देसी नाममाला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। काव्य अनुशासन ये काव्य शास्त्रीय इनका ग्रंथ है। नंबर 8 पर आते हैं कनकामर मुनि, और लास्ट ये हमारे जो हैं कवि हैं अपभ्रंश साहित्य के। कनकामर मुनि, इनका समय जो है 11वीं शताब्दी है। इनका प्रमुख ग्रंथ करकंड चरित है। इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं है, तो इतनी ही जानकारी थी कि इनका जो समय है वो 11वीं शताब्दी है और इनका प्रमुख ग्रंथ है करकंड चरित। आगे देखते हैं अपभ्रंश साहित्य के संबंध में प्रमुख कथन। तो कुछ प्रमुख कथन हैं, इनको देख लेंगे। जैसे शुक्ल ने अपभ्रंश के अंतर्गत हिंदी और अपभ्रंश दोनों की रचनाएं शामिल कर ली, परंतु कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं और बाकी को अपभ्रंश में रख लेना उचित है। ये कथन पूछा जाए किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा गया कथन है। ठीक है, शुक्ल जी ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत हिंदी और अपभ्रंश दोनों की रचनाओं को शामिल कर लिया। हिंदी की रचनाओं को और अपभ्रंश की रचनाओं को दोनों को शामिल कर लिया, परंतु कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं और बाकी को इन्होंने अपभ्रंश में ही रखना उचित समझा। तो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। नेक्स्ट, व्यवहारिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है। व्यवहारिक दृष्टि से बात करें तो अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की भी रचनाएं ले ली गई हैं। आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश की भी रचनाएं ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब कुछ पॉइंट ये भी देख लीजिएगा, जैसे अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी और आचार्य किसने कहा है प्राकृत भाषा हिंदी, प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है, प्राकृत भाषा हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी को अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, शुक्ल ने इनको ये भी स्वीकार किया है। और कहा किसने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, ये पुरानी नहीं पुरानी होगा, ठीक है। पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और पुरानी हिंदी स्वीकार किसने किया है, अपभ्रंश को स्वीकार किया है शुक्ल जी ने। ठीक है, शुक्ला नहीं शुक्ल है, ये मिस्टेक है, ये पीडीएफ में ठीक कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपभ्रंश कालीन साहित्य की विशेषताएं। अपभ्रंश कालीन जो साहित्य है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और ये मुझे लगता है हमारा जो होगा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, तो ये भी देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचनाएं हो रही हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचनाएं हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी एवं अंतिम कड़ी मानी जाती है अपभ्रंश कालीन साहित्य। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश जो है ये भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिगड़ा हुआ है। अपभ्रंश की अगर समय सीमा की बात कर ली जाए तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के लगभग इसका समय माना जाता है। अपभ्रंश के कवियों ने हिंदी भाषा को केवल भाषा और देसी भाषा अथवा गामेल भाषा किसको कहा गया है, ग्रामीण भाषा को कहा गया है, गामेल भाषा कहा है। परंतु संस्कृत के आगे देखिएगा, ये कहा है अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को
देसी भाषा कहा और गामेल भाषा यानी ग्रामीण भाषा कहा, लेकिन संस्कृत के व्याकरण और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्राय अपभ्रंश तथा कहीं कहीं अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दंडी, जो कि 7वीं शताब्दी के कवि हैं, दंडी ये 7वीं शताब्दी के कवि हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। दंडी ने क्या लिखा है स्पष्ट रूप से कि व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत से अलग जो भी शब्द हैं उन सबको क्या कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं, पाली हो प्राकृत हो, तो ये सारे शब्द जो हैं वो अपभ्रंश के अंतर्गत ही आते हैं। फिर भी पाली यहाँ देखिएगा कितनी अच्छी बात कही कि फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। इनके शब्दों को अपभ्रंश के अंतर्गत संज्ञा दे दी गई कि ये अपभ्रंश के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन पाली और प्राकृत को अपभ्रंश का नाम नहीं दिया गया। ऐसा दंडी लिखते हैं अपने व्याकरण शास्त्र में। ठीक है, आगे अपभ्रंश का प्रथम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। अपभ्रंश के पहले उदाहरण की बात करें कि कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। भरत मुनि तीसरी सती के कवि हैं। तीसरी, ये शती में आपका ऐसे बनना था। ठीक है, भरत मुनि जो है वो तीसरी सती के कवि हैं और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा का नाम दिया है। अपभ्रंश को इन्होंने लोक भाषा या फिर देव भाषा कहा है। अपभ्रंश का नाम संस्कृत आचार्य को दिया हुआ है, संस्कृत आचार्यों का दिया हुआ है। अपभ्रंश जो नाम दिया है वो किसने दिया, संस्कृत आचार्यों ने दिया है, जो तिरस्कृत सूचक प्रतीत होता है। अपभ्रंश कैसा लगता है, एक तिरस्कार सूचक शब्द लगता है, तिरस्कृत सूचक प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का प्रथम प्रमाणिक प्रयोग महाभाष्य में पतंजलि के द्वारा मिलता है। अपभ्रंश का प्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है, महाभाष्य में पतंजलि के द्वारा मिलता है। अपभ्रंश का नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता यानी धारसेन द्वितीय जो धारसेन द्वितीय थे, इन्होंने धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहुसेन का समय क्या है, विक्रम संवत 650 के पहले की बात है। ठीक है, विक्रम संवत 650 से पहले की बात हो रही है और धारसेन द्वितीय का शिलालेख था जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहुसेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी गुहुसेन जो है वो संस्कृत के, प्राकृत के और अपभ्रंश के, इन तीनों के कवि थे, ऐसा बताते हैं धारसेन द्वितीय अपने शिलालेख में। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का पहल प्रयोग राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का सबसे पहले जो प्रयोग मिलता है वो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये बात स्वीकार करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और यहाँ पर बताया भी गया है धारसेन द्वितीय के शिलालेख में कि इन्होंने इस शिलालेख में क्या था, इन्होंने अपने पिता गुहुसेन का वर्णन किया, जिनका समय 650 विक्रम संवत माना जाता है, और इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि इनके पिता जो हैं वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को, ठीक है, इसे किसको, अपभ्रंश को, अपभ्रंश की बात हो रही है ना, अणे अणे भाषा कहा है, अणे अणे भाषा कहा है। आगे दोहा अपभ्रंश का एक खास छंद है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट छंद है। तो दोहा जो है वो अपभ्रंश भाषा का बहुत ही चर्चित छंद रहा है। जैसे कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे, जिस प्रकार से गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मप्रक दोहे मिलते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत वीर,
श्रृंगार नीति और धर्मप्रक दोहे मिलते हैं। अपभ्रंश को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अपभ्रंश को 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा जा सकता है, जिसमें सिद्ध काव्य आता है, जैन काव्य आता है और अन्य काव्य आता है। ये अपभ्रंश की 3 श्रेणियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुल 12 रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम क्या रखा था? वीर गाथा काल रखा था। और इन 12 रचनाओं में 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा, जिनको हम साहित्यिक भाषा कहते हैं, की रचनाएं हैं और 8 जो हैं वो देसी भाषा की रचनाएं हैं। तो 8 क्या है यहाँ पर? देसी भाषा की रचनाएं हैं। अब ये सारी रचनाएं हम पढ़ेंगे, 8 पुस्तकें कौन सी हैं और साहित्यिक पुस्तकें कौन सी हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कथन बता दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि ये कहते थे जब तक भाषा बोलचाल में थी, जब तक हम बोलचाल के रूप में भाषा का प्रयोग करते थे, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही थी, तब तक वो भाषा थी या फिर देश भाषा ही थी, देश भाषा ही कहलाती रही। लेकिन जब उसका प्रयोग साहित्य की भाषा, साहित्य में होने लगा, जब उसका प्रयोग किस में होने लगा? साहित्य की भाषा में होने लगा, तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो किस शब्द का व्यवहार करने लगे? उसके लिए हम अपभ्रंश बोलने लगे। यानी जब तक साहित्य में के रूप में, एक लिखित रूप में, साहित्य के रूप में नहीं आई थी भाषा, तब तक तो वो भाषा ही थी, वो लोक भाषा थी, उसको भाषा बोलते थे, लोक भाषा बोलते थे, देसी भाषा बोलते थे। लेकिन जब उसमें साहित्य लिखा जाने लगा तो उसको अपभ्रंश का नाम दे दिया गया। ठीक है, इस कथन को ध्यान में रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो देसी भाषाएं की पुस्तक बताई गई है, देसी भाषा में लिखित पुस्तकें, तो वे कौन कौन सी पुस्तकें हैं? उनमें बीसल देव रासो आती है सबसे पहले, जो कि नरपति नाल की रचना है। खुमान रासो आती है, ये दलपति विजय की रचना है। पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई की रचना है। जयचंद प्रकाश भटकेदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि की रचना है। प्रमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। और खुसरो की पहेलियाँ, ये अमीर खुसरो जी की रचना है। विद्यापति की पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, ये विद्यापति की है। ठीक है, और इसी रचना के कारण विद्यापति जी को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे देखिएगा, साहित्यिक भाषा में लिखित पुस्तकें, इसमें विजयपाल रासो आता है, जो कि नल सिंह की रचना है। हमीर रासो, ये सारंगधर की रचना है। कीर्ति लता, ये विद्यापति की रचना है। और कीर्ति पताका, ये विद्यापति की रचना है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है, जो कि साहित्यिक भाषा में आती है। एक रचना इनकी देसी भाषा में आती है, जिसका नाम विद्यापति की पदावली है। यानी विद्यापति जी की यहाँ 3 रचनाएं शामिल की गई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ये सारी रचनाएं आपको याद करनी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। इस नोट्स के अंतर्गत कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जा रही है। अब कुछ मैं आपको और बता दूं, देखिएगा यहाँ क्या है कि एक अपभ्रंश साहित्य, जो कि हिंदी रचनाएं हैं, अपभ्रंश साहित्य की से प्रभावित हिंदी रचनाएं, उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका इसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य भी आता है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाओं में। एक तो पूरा आपका सिद्ध साहित्य आ जाता है, एक पूरा आपका नाथ साहित्य आ जाता है। एक रचना आती है आपकी श्रावकाचार, जो कि किसकी है? देवसेन की रचना है। राउल बेल आती है, जो कि आपकी रोड़ा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण आता है, इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। बरतेश्वर बाहुबली रास जी आते हैं। बरतेश्वर बाहुबली रास ये रचना आती है, और रचनाकार कौन है इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, और एक रचना है आपकी वर्णरत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। हमीर रासो रचना आती है, ये सारंगधर की रचना है। कुछ यहाँ पर आप अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं देखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, ये रचनाएं याद रखने की है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास और जयचंद प्रकाश। आगे देखिएगा, 4 रचनाएं और बची हैं आपके, स्तुलिभद्र रास, रेवंत गिरिरास और नेमिनाथ रास तथा बसंत विलास। तो कैसी लगी आपको ये हमारी आज की क्लास? यहाँ पर समाप्त हो जाती है और पूरा आपका अपभ्रंशकालीन साहित्य जो है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, आदिकालीन जो अपभ्रंश साहित्य है, ये पूरा साहित्य आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को करते रहिए कंटिन्यू, अपने नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपके पास में समय नहीं है टेलीग्राम पर
हम ये नोट्स अवेलेबल करा देते हैं। तो आप वहाँ हमारे से जुड़ जाइए हमारे साथ में, और फिर आपको ये नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को हमें फॉलो करना होगा। उसके लिंक मैं आपको दे दूँगी, इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डला हुआ है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका सिद्ध साहित्य हम कराएंगे, यहाँ पर पूरा सिद्ध साहित्य लेकर आएंगे। कोशिश करूँगी एक ही क्लास में इसी तरीके से कवर हो जाए। और फिर भी आदिकालीन जो साहित्य हैं हमारा वीर साहित्य यानी कि वीर गाथा काल जो है, तो ये तब भी जाके हमारा 6-7 क्लास लेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक है। नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, आपका ये सब जैन साहित्य, राज साहित्य। तो इस तरीके से एक एक क्लास के अंतर्गत हम इनको कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।